हेलो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट की वीडियो मैं डाल चुका हूं। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट सेकंड में, और पार्ट सेकंड में हम वहां से पढ़ेंगे जहां हमने पार्ट वन पे खत्म किया था। पार्ट वन में हमने संख्याओं के बारे में शुरू किया था और नंबर सिस्टम में संख्याओं में, और हमने बहुत सारी संख्याएं उसके अंदर पढ़ी थी। लास्ट में मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के ऊपर उस पार्ट को एंड किया था। आज सेकंड पार्ट में मैं वहीं से शुरू करने जा रहा हूं। भाज्य और अभाज्य के बाद जो अगली हमारी संख्याएं आती हैं, सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याओं की बात करता हूं कि सहभाज्य संख्याएं होती क्या है। सहभाज्य संख्याओं की हम बात करते हैं, यानी जिनको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। जिनको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। जिनको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए, हम बात करते हैं सहभाज्य संख्याएं, तो होती क्या है, को प्राइम नंबर होते क्या। सहभाज्य संख्याएं उन दो संख्याओं का एक जोड़ा होता है जिनका एचसीएफ एक होता है। उन दो संख्याओं का एक जोड़ा होता है जिनका एचसीएफ एक होता है। या फिर आप ये कहिए, जो लोग एचसीएफ के बारे में नहीं जानते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे भी एचसीएफ के बारे में, और जिन लोगों को एचसीएफ के बारे में नहीं पता है, तो आप ये समझिए कि उन दो संख्याओं का एक जोड़ा होता है जो दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े से नहीं कटती। और जो दो संख्याएं किसी एक पहाड़े से नहीं कटती है उनका एचसीएफ एक होता है। देखिए, ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जिनका एचसीएफ, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक होगा, या जो दोनों एक पहाड़े से नहीं कटती हैं, वो सब सहभाज्य संख्याएं होती हैं। होती कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो एक के साथ जो भी संख्या लिखी जाएगी, एक के साथ जो भी संख्या लिखी जाएगी, उनका एचसीएफ तो एक ही होगा ना। उनका एचसीएफ तो एक ही होगा। अब एक के साथ आप एक दो लिखिए, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक 10, एक 15, एक 21, एक 17, कुछ भी लिखिए आप, एक के साथ जो भी संख्या लिखी जाएगी उसका एचसीएफ एक ही होगा। तो एक के साथ जो भी संख्या लिखी जाएगी वो सहभाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने लिखा 2 5, क्या 2 5 का एचसीएफ एक होता है? बिल्कुल एक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सहभाज्य हो जाएगा। या आप ये समझिए 2 और 5 किसी एक पहाड़े से कटते हैं क्या? नहीं कटते ना। तो इसका मतलब ये क्या है? सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, मैंने लिखा 5 7 8 11 15 37। बहुत सारी संख्याएं हैं, आप कितनी भी संख्याएं लिखिए। मैंने लिखा 12 18, लेकिन ये 12 और जो 18 है ना, ये हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 12 और 18 हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 12 और 18 का जो एचसीएफ होता है ना, वो एचसीएफ होता है 6। या फिर आप ये समझिए कि 12 और जो 18 है, ये किसी एक पहाड़े से कटती है। किससे कटती हैं? 2 से भी कटती हैं, 3 से भी कटती हैं, 6 से भी कटती हैं। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि किसी एक पहाड़े से नहीं कटनी चाहिए, तो ये तो कटती हैं। तो कटती हैं तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं उन दो संख्याओं का जोड़ा होता है, पेयर होता है, जिनका एचसीएफ एक होता है। या फिर आप ये कहिए, जो दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े से नहीं कटती हैं, हम उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं इस क्वेश्चन में कि भाई 12 के सहभाज्य जोड़े बताइए, 12 के सहभाज्य जोड़े बताइए, तो हम पहले तो 12 के अगर जोड़े बनाएं तो 12 के जोड़े क्या क्या बनेंगे? एक तो हो जाएगा 1 गुणा 12, एक हो जाएगा 2 गुणा 6, एक हो जाएगा 3 गुणा 4। लेकिन सहभाज्य जोड़े की बात करते हैं हम को प्राइम नंबर की, तो देखिए 1 12 ये हमारे पास सहभाज्य है, एक का तो जोड़ा सबके साथ बनेगा इसमें, और 3 4, क्या 2 6 का भी बनेगा? 2 6 का नहीं बनेगा, क्योंकि 2 और 6 एक पहाड़े से कटते हैं। किससे कटते हैं? 2 से कटते हैं। तो इसलिए 2 6 का जो जोड़ा है ये हमारा इसमें काउंट नहीं होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 12 के कितने सहभाज्य जोड़े बनेंगे, तो हम कहेंगे 12 के कितने सहभाज्य जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो 1 12 का बन जाएगा,
और एक 3 4 का बन जाएगा। तो 12 के कितने सहभाज्य जोड़े होंगे? 2 सहभाज्य जोड़े। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। तो ये होती है हमारी सहभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं, और आगे जो हमारी संख्याएं आती हैं वो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आगे जो संख्याएं आती हैं हमारी वो है परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती है इन्हीं के साथ अपरिमेय संख्याएं। एक तो होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याएं होती हैं हमारी इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं होती है इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी इसके अंदर आता है, पाई का कंसेप्ट। ठीक है, उसका भी हम इसमें पढ़ेंगे कि पाई का कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, और पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं आपने छोटी क्लासों में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि भाई परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं, बट q नॉट इज इक्वल्स टू 0। भाई p बाई क्यू के रूप में होती हैं, बट q नॉट इज इक्वल्स टू 0। देखिए, ये जो ऊपर होता है ना हमारा, ये हमारा होता है अंश, जिसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे होता है ये हमारा होता है हर, जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। कहता है कि जो q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। भाई 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर? अरे किसी भी संख्या को भाई हम अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अगर किसी भी संख्या को हम 0 से भाग देंगे ना तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए, जब हम कंपटीशन में बात करते हैं परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, तो हमसे संख्याएं देगा और पूछेगा कि भाई कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो मैं इसके लिए आपको, देखिए, जो क्लियर कर पाएगा वो उस कंसेप्ट को देखिए। ठीक है, डेफिनेशन की जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, बट q नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट को आगे देखिए। जैसे मैंने लिखा 10/2, 5/4, 7/4, 4/3, 10/9, √16, 5.32। ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे। अब इनमें हम देखेंगे कि परिमेय कौन सा है और अपरिमेय कौन सा है। देखिए, 10 को हम 2 से भाग देंगे, तो 10 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमने देखा कि कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। ठीक है, 10 को जब हमने 2 से भाग दिया तो हमारे पास कितना आया, 5 आया हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसी प्रकार जब मैं इसको भाग दूंगा तो यहां से 4 एकम 4 पॉइंट लगाएंगे, और फिर हमारे पास 10 बचेगा, तो 4 दूणे 8 और 4 पंजो 20। इसी प्रकार इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4 कितना बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20। इसी प्रकार इसको देंगे तो 3 एकम 3, फिर 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, और ऐसे कंटिन्यू चलेगा ये आगे कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार जब 10 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, फिर 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 लगा के, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, और कितनी बार, इन्फिनिटी टाइम्स। इसी प्रकार √16 को लिखेंगे तो √16 को क्या लिखा जाएगा, 4, और ये हमारे पास कितना है, 5.32 ही रहेगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि भाई कौन सी तो इसमें परिमेय संख्या है और कौन सी इनमें अपरिमेय संख्या है, कौन सी रैशनल है और कौन सी इर्रेशनल है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले 5।
तो 5 क्या होगा? अब समझिए कंडीशंस कुछ। 5 हमारी परिमेय संख्या होगी, 5 परिमेय संख्या होगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू इन्फिनिटी है। चलो देखते हैं आगे, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी और ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब डाउट रह गया इन दो पे, ये जो दो संख्याएं बच गई, ये दो संख्याएं क्या? देखिए इनकी कुछ कंडीशन समझिए। अब हम बात करें रैशनल नंबर की कि परिमेय संख्याएं होती क्या है, तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं भाई, या तो जिनकी वैल्यू है ना वो फाइनाइट होनी चाहिए, जिनकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, जिनकी वैल्यू सीमित मतलब फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 5 फाइनाइट है, इसके आगे आप कुछ नहीं लिख सकते। 1.25 फाइनाइट है, 1.75 फाइनाइट है, 1.3333 कंटिन्यूसली चलेगा तो फाइनाइट होगी या नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट होगी भाई, कहीं खत्म नहीं होगी ना। और ये भी क्या है? नॉन फाइनाइट है। ये क्या है? फाइनाइट है। ये फाइनाइट है। तो जितनी भी जो वैल्यू है फाइनाइट, जितनी भी जो वैल्यू है फाइनाइट, वो सब तो क्या है? रैशनल है। वो सब तो क्या है? रैशनल। अब दूसरी कंडीशन सुनिए कि अगर वैल्यू हमारे पास नॉन फाइनाइट है, अगर वैल्यू हमारे पास नॉन फाइनाइट है तो प्लस रिपीटिंग होनी चाहिए। तो प्लस क्या होनी चाहिए? रिपीटिंग होनी चाहिए। अगर वैल्यू नॉन फाइनाइट प्लस रिपीटिंग है तो फिर क्या हो जाएगी? वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इन दोनों एग्जांपल को देखता हूं, ये वैल्यू फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है, तो हमें पता है भाई नॉन फाइनाइट है, कहीं खत्म नहीं हो रही। अच्छा रिपीटिंग भी है, 3 का रिपीटेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगी फिर हमारे पास? ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? रैशनल हो जाएगी। अब इस अगले एग्जांपल को देखेंगे। वैल्यू, वैल्यू कैसी है? नॉन फाइनाइट है, रिपीटिंग है, भाई 1 का रिपीटेशन है ना इसमें भी, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? रैशनल हो जाएगी। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये सारे के सारे ही रैशनल के हैं। ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये सारे के सारे रैशनल के ही हैं। जब ये सारे रैशनल के हैं तो फिर इरैशनल कौन सा होता है? तो देखिए इरैशनल कौन सा होता है, अब हम उनकी बात करते हैं। आप जितनी संख्याएं जानते हैं ना, जितनी संख्याएं आप लोग जानते हैं वो सारे रैशनल ही हैं। इरैशनल तो केवल वो होती हैं, इरैशनल संख्याएं तो वो संख्याएं होंगी जिनकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर लिखी जाए, जिनकी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर लिखे जाएं और पूर्ण वर्ग नहीं हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8। अंडर रूट 9 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अंडर रूट 9 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10 और आगे चलती रहे। जो अंडर रूट के अंदर लिखी जाए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? इरैशनल। ऐसा क्यों? देखिए रैशनल तो कहती हैं कि भाई हमारे पास जो वैल्यू है वो फाइनाइट होगी, और अगर वैल्यू नॉन फाइनाइट है, अगर वैल्यू नॉन फाइनाइट है तो प्लस रिपीटिंग होगी। लेकिन इरैशनल ये कहती हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो नॉन फाइनाइट होंगी। अब नॉन फाइनाइट तो इनके पास भी थी, लेकिन ये कहती हैं कि प्लस नॉन रिपीटिंग भी होंगी, नॉन फाइनाइट होंगी और प्लस नॉन रिपीटिंग भी होंगी। अब नॉन फाइनाइट और नॉन रिपीटिंग होंगी तो फिर वो क्या हो जाएंगी? इरैशनल हो जाएंगी। और जिनके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे, जैसे हम देखते हैं फिर ऐसे, भाई अंडर रूट 2 की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं अंडर रूट 2 की बात करता हूं तो अंडर रूट 2 की वैल्यू देखिए, अंडर रूट 2 की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो जो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है ना वो हमारे पास होती है 1.414। यहां तक तो आप सबको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। उससे आगे की मैं वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके लिख देता हूं, उससे आगे की वैल्यू मैं एक बार कैलकुलेट करके लिख देता हूं। उससे आगे होती है अंडर रूट 1.4142135 6237 095
और कंटिन्यूसली आगे चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी कहीं भी। अब आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। तो ये वैल्यू नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट क्यों है? क्योंकि कहीं खत्म नहीं हो रही। दूसरा, नॉन फाइनाइट है, अब इसमें रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? तो देखेंगे हम, हमारे पास यहाँ इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो नॉन फाइनाइट और प्लस नॉन रिपीटिंग की कंडीशन है, तो नॉन फाइनाइट नॉन रिपीटिंग है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर लिखी जाएं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। वो हमारे अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप कहेंगे परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनकी वैल्यू फाइनाइट होगी, और अगर वैल्यू नॉन फाइनाइट है तो प्लस रिपीटिंग होगी। और अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी वैल्यू नॉन फाइनाइट प्लस नॉन रिपीटिंग होगी। और एग्जाम्पल भी मैंने आपके पास रखे हैं कि जो अंडर रूट के अंदर लिखे जाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है कि अपने पाई के बारे में पढ़ा होगा, अपने पाई के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर मैं पाई की बात करता हूं और दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल, तो देखिए जो पाई और एक्सपोनेंशियल है ना, वो हमारी अपरिमेय होते हैं। वो क्या होते हैं? अपरिमेय। बट आपसे अगर ये कहा जाए कि जो पाई की जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है, मतलब पाई का जो मान है, पाई की जो वैल्यू है यानी कि पाई का जो मान है वो क्या होता है? परिमेय होता है। पाई का मान क्या होता है? परिमेय होता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? सुनिए एक बार ध्यान से देखिए। देखिए हम बात कर रहे थे पाई के बारे में ना। हाँ, तो पाई की अगर मैं बात करूं तो जो पाई है ना भाई, इस पाई की जो वैल्यू है, जो स्टिक वैल्यू है पाई की, देखिए पाई का मैं एक अलग कंसेप्ट लेके आऊंगा आपके सामने, बहुत अच्छा कंसेप्ट रखूंगा पाई का, कि पाई की खोज किसने की, पाई है क्या, पाई को कैसे कैलकुलेट किया गया, पाई का नाम किसने दिया, और पाई की स्टिक वैल्यू किसने दी। इसके ऊपर मैं एक बहुत जल्दी कंसेप्ट लेके आऊंगा, लेकिन हम इसमें केवल इतना पढ़ेंगे कि देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो पाई है ना, पाई, अब पाई की अगर मैं बात करता हूं तो पाई की वैल्यू, आपने पाई का मान पढ़ा है 22/7। आर्यभट्ट के अनुसार, आर्यभट्ट के अनुसार हमारे जो मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन पाई, उन्होंने पाई का स्टिक मान निकाला था, और उन्होंने पाई का जो मान था ना, वो पाई का मान कैलकुलेट करके, और उन्होंने ये बताया कि जो हमारी पाई है वो नॉन फाइनाइट प्लस नॉन रिपीटिंग है। नॉन फाइनाइट प्लस नॉन रिपीटिंग है। एक बार देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाई की, और दूसरी बात करते हैं पाई की वैल्यू की, यानी 22/7 की। देखिए दोनों एक नहीं है। हम बात करते हैं पाई की, तो इनके पॉइंट के बाद, पॉइंट के 3 डिजिट के बाद या 4 डिजिट के बाद, वहां से आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है। तो मैं पहले पाई की वैल्यू लिखता हूं। आप मोबाइल के जो कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर में भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। वहां आप केवल पाई को प्रेस करना है, केवल आपको पाई को प्रेस करना है। अब जब आप पाई को प्रेस करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो इस प्रकार की वैल्यू आएगी, इस प्रकार की वैल्यू आएगी 3.141926583587979 और आगे कंटिन्यूसली चलती रहेगी। और जब आप 22 को 7 से भाग देंगे, जब आप 22 को 7 से भाग देंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो भी मैं लिख देता हूं। जब आप 22 को 7 से भाग देंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3.14285714285714285 इस प्रकार की आएगी। अब देखिए आप, अब इसको ध्यान से देखिए,
जो पाई की जो मैंने वैल्यू ये ऊपर लिखी है, क्या ये वैल्यू फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है? तो नॉन फाइनाइट है। रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? नॉन रिपीटिंग है। इसलिए ये नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट प्लस नॉन फाइनाइट प्लस नॉन रिपीटिंग है, नॉन फाइनाइट प्लस नॉन रिपीटिंग है। इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है, इर्रेशनल। लेकिन अगर पाई की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये वैल्यू को देखिए, ये वैल्यू कैसी है? नॉन फाइनाइट है। बट ये कैसी है? ये रिपीटिंग है। एक बार देखिए आप, 142857, 142857, 142857, मतलब ये वैल्यू कैसी आई हमारे पास? ये वैल्यू है हमारे पास नॉन फाइनाइट तो है, नॉन फाइनाइट तो है, प्लस कैसी है? रिपीटिंग है। अब ये मैंने किसकी कंडीशन बताई थी आपको? नॉन फाइनाइट प्लस रिपीटिंग। तो नॉन फाइनाइट प्लस रिपीटिंग कंडीशन होती है परिमेय की। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान है, पाई की जो वैल्यू है वो एक परिमेय संख्या है। क्यों? अगर आपसे कोई रीजन पूछेगा तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि पाई का जो मान है वो परिमेय है। क्यों? क्योंकि जब हम 22 को 7 से भाग देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो नॉन फाइनाइट प्लस रिपीटिंग आती है। और नॉन फाइनाइट प्लस रिपीटिंग किसकी कंडीशन में होता है? परिमेय की कंडीशन में होता है। अगर वैल्यू नॉन फाइनाइट प्लस नॉन रिपीटिंग आती है तो फिर वो क्या हो जाती है? अपरिमेय। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए पाई क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है, दूसरा आपसे पूछा जाए पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या है। देखिए एक बार दोनों के आंसर देखिए। अगर आपसे यह पूछा जाए ना पाई क्या है तो आप कहेंगे पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल है, यानी कि इर्रेशनल है, इर्रेशनल है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि पाई का मान क्या है तो आप कहेंगे रेशनल है, यानी कि परिमेय है, यानी कि परिमेय है, रेशनल है। क्लियर हो गया होगा सबको? तो इसलिए आप याद रखेंगे कि पाई क्या है तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या, और पाई का मान क्या है तो आप क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा सबको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में? ठीक है, आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं हमारा, वो हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर के बारे में, जिनको हम बोलते हैं त्रिकोणीय संख्याएं, ट्रायंगुलर नंबर। देखिए ट्रायंगुलर नंबर की अगर बात करता हूं, त्रिकोणीय संख्याओं की, ट्रायंगुलर नंबर, अगर ट्रायंगुलर नंबर की हम बात करें यानी त्रिकोणीय संख्याओं की, हिंदी में बोलते हैं इनको त्रिकोणीय संख्याएं। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और दूसरा देखिए मैथ का बेस है, बार बार इसीलिए कह रहा हूं आपको, मैथ बेस है। आपसे अब ऐसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती है, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, नहीं। अपने एवरेज टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम 10 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जब आपको त्रिकोणीय संख्याएं पता होंगी तभी तो आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तभी तो आप औसत निकालेंगे। अगर आपको त्रिकोणीय संख्याओं के बारे में नहीं पता तो आप एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसलिए जो संख्याओं की, बेसिक संख्याओं की जो नॉलेज है ना, वो बहुत जरूरी है। देखिए अगर बात करते हैं त्रिकोणीय संख्या, ट्रायंगुलर नंबर होते क्या है, तो यहां मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। एक बार देखिए सभी, मैं यहां पे कुछ डॉट्स लगा रहा हूं और आप उनको देखिए। आई थिंक ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी, ट्रायंगल बनाएंगे ये।
त्रिभुज बनाएंगी। और कौन से त्रिभुज बनाएंगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगी, यानी समबाहु त्रिभुज बनाएंगी। जो समबाहु त्रिभुज बनाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिकोणीय संख्याएं कहेंगे। और कैसे त्रिभुज बनाएंगे एक बार देखिए। आप सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, जो पहली त्रिकोणीय संख्या होती है, पहला जो ट्रायंगुलर नंबर होता है वो 1 होता है। पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा हमारा? 1। हमारा जो पहला ट्रायंगुलर नंबर होता है वो 1 होता है। उसके बाद आप देखिए इसमें कितने डॉट्स हैं? 3 है ना, तो अगला ट्रायंगुलर नंबर कितना हो जाएगा? 3। अब इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा अगला ट्रायंगुलर नंबर? 6। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगला जो ट्रायंगुलर नंबर होगा वो हो जाएगा 10। और इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अगला जो हमारा ट्रायंगुलर नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 15। तो इस प्रकार से ट्रायंगुलर नंबर बने हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हमसे एवरेज में ये पूछा जाए कि प्रथम 10 ट्रायंगुलर नंबर का यानी त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम इस प्रकार से कैलकुलेट थोड़ी कर पाएंगे, उनको ऐसे डॉट थोड़ी बना पाएंगे कि 10वां नंबर क्या होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? देखिए देखिए एक बार, आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वापस जो मैंने नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट डाला है उसको दोबारा से देख लेना। उसमें मैंने प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको डिटेल से बताया है कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। तो देखिए जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं मैं लिखता हूं एक बार, वो प्राकृत संख्याएं मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन लास्ट इन्फिनिटी। ये हमारी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, ये हमारी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। अब इनसे हम ट्रायंगुलर नंबर बनाएंगे। और ट्रायंगुलर नंबर किस प्रकार से बनेंगे वो देखिए। ट्रायंगुलर नंबर किस प्रकार से बनेंगे? देखिए पहला ट्रायंगुलर नंबर होगा 1, पहला ट्रायंगुलर नंबर होगा 1, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1 और 2 3। अगला कितना हो जाएगा? फिर 3 जुड़ेगा इसके अंदर 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, और इसी प्रकार कंटिन्यू चलेंगे। ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। मतलब प्राकृत को हम जोड़ते हुए आगे आगे तो हमारे पास क्या मिलता चला जाएंगे? हमारे को त्रिकोणीय संख्याएं, हमारे को त्रिकोणीय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगे, यानी ट्रायंगुलर नंबर प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगुलर नंबर क्या है। तो अब आपसे चाहिए कहे कि भाई पहले 5 ट्रायंगुलर नंबर का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा ट्रायंगुलर नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट है ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। अब अगला जो आता है हमारा वो हम पढ़ेंगे हम ट्रिपलेट संख्याएं। जो ट्रिपलेट नंबर होते हैं ना, ट्रिपलेट संख्याएं जिनको हम बोलते हैं तिर्यक संख्याएं। तो ट्रिपलेट नंबर की बात करता हूं तिर्यक संख्याओं की। तो तिर्यक संख्याएं देखिए, तिर्यक संख्याओं की बात करते हैं, यानी जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर देखिए, ट्रिपलेट नंबर की अगर मैं बात करूं तिर्यक संख्याएं, तो कंपटीशन में तिर्यक संख्याओं का यानी ट्रिपलेट नंबर का बहुत ज्यादा महत्व है भाई। जो ट्रिपलेट नंबर होते हैं हमारे तिर्यक संख्याएं होती हैं, वो हमारे मेंसुरेशन में भी हमें काम आएंगे, सर्ड सिंडिसिस यानी घातांक करने में भी काम आएंगे, हमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट में भी काम आएंगे, हमें उसके अलावा ज्योमेट्री में काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे। तो हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे मैथ के जहां हमें ट्रिपलेट नंबर की आवश्यकता होगी। और अगर ट्रिपलेट नंबर आपको पता है, तिर्यक संख्याएं पता है और कुछ तिर्यक संख्याएं आप याद रख लेते हैं, तो कंपटीशन में क्वेश्चनों को सोल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में सबसे ज्यादा समय का महत्व है। तो अगर कुछ नंबर्स आपको याद है ट्रिपलेट नंबर, तो आप अपना समय को बचा पाएंगे एग्जाम में। कौन से होते हैं ट्रिपलेट नंबर वो देखिए। ट्रिपलेट नंबर यानी तिर्यक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट था हमारे पास, जो पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट था हमारे पास, वो यही रिजल्ट आया था कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। देखिए देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बनाई है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए आप, पाइथागोरस की बात करता हूं तो पाइथागोरस थ्योरम में जो हमें रिजल्ट मिला था वो हमें ये मिला था कि भाई कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होता है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, आधार जो हमारा बेस होता है वो आधार होगा, आधार यानी कि बेस, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर। हमने यही पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर, जो हमें रिजल्ट मिला था पाइथागोरस का वो यही मिला था कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होगा वो क्या होगा, आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। और जब हम बात कर रहे हैं यहां कर्ण की, लंब की और आधार की, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है, देखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो सबसे बड़ी भुजा है ना वो कर्ण कहलाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाएगी, और सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण कहलाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी भुजा होगी ये कैसे पता हमें कि ये सबसे बड़ी भुजा ही होगी, देखिए जो कोण जितना बड़ा होता है ना, जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी भुजा होती है, जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी भुजा होती है। जैसे अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है। अब बच गए ये कोण, अब ये जो दोनों कोण है, तो देखिए त्रिभुज की अगर बात करता हूं ना त्रिभुज की, तो त्रिभुज के लिए 3 कंडीशन होती हैं, अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी त्रिभुज कहलाती है। क्या कंडीशंस होती हैं, तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि 3 भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, 3 भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, 3 भुजाओं से बंद आकृति। आप इसको त्रिभुज नहीं कह सकते, 3 भुजाएं तो हैं इसकी लेकिन आकृति बंद कहां है। तो किसी भी त्रिभुज के लिए 3 कंडीशन क्या क्या होती है वो भी सुन लीजिए, 3 भुजाओं से बंद आकृति होनी चाहिए, और जब 3 भुजाओं से बंद आकृति होगी, दूसरी बात यह है कि जो 3 कोण होंगे उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज संभव है, अन्यथा वो त्रिभुज संभव नहीं है। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है, तो इससे जो त्रिभुज बनेगी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये त्रिभुज ही नहीं बनेगी, ये त्रिभुज ही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या इसमें बड़ा है, 4 और 5 9 नहीं ना, तो ये त्रिभुज ही संभव नहीं होगी, ये त्रिभुज ही नहीं बनेगी। तो आई थिंक आपको त्रिभुज की कंडीशन भी पता लग गई होंगी कि कोई भी त्रिभुज कब संभव होती है, जब 3 भुजाएं होंगी और तीनों भुजाओं से बंद आकृति होगी, 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण होंगे और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तीसरी कंडीशन, 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज कहलाएगी, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं कहलाएगी। देखिए अब हम बात कर रहे थे कि कर्ण की, तो भाई यही सबसे बड़ी भुजा कर्ण क्यों हुई, भाई सबसे बड़ी भुजा का नाम तो कर्ण दिया गया, लेकिन ये सबसे बड़ी क्यों हुई, क्योंकि जो कोण जितना बड़ा होगा ना उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी भुजा होगी, जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी भुजा होगी। अगर मान लीजिए इसमें मैं ये कोण लिख देता हूं और ये कोण हमें दिया गया, ये कोण हमें दिया गया 30 डिग्री, ठीक है, और जो ये त्रिभुज है इसकी जो भुजाएं है ना वो हमें दी गई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमसे पूछे कि इसमें कर्ण क्या है, तो आपको निश्चिंत रहिए कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो आपको पता है भाई कर्ण है, सबसे बड़ी जो भुजा है ना वो क्या है, कर्ण, तो आप बिल्कुल लिख देंगे ये तो क्या है 5, सबसे बड़ी है कर्ण। अब बात करते हैं, तो देखिए भाई ये हमारे पास
ये हमारे पास 30 डिग्री है। अच्छा, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। टोटल 180 होना चाहिए ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण हो जाएगी। सबसे बड़ा कौन है? इसके सामने वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी? 5, सबसे बड़ी भुजा। दूसरा बड़ा कौन देखिए कौन सा है? 60 डिग्री का है या 30 डिग्री का है? यानी 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली भुजा दूसरी बड़ी भुजा होगी। तो देखिए, अब इसमें 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो 4 बड़ा है, मतलब ये भुजा हमारी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और ये कौन सबसे छोटा है? तो इसके जो सामने वाली भुजा है ना, वो हमारी सबसे छोटी भुजा होगी, यानी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आया होगा सबको कि भाई जो कोण जितना बड़ा होता है ना, उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी भुजा होती है। इसलिए जो कर्ण होता है ना, उसकी लंबाई तीनों भुजाओं में सबसे ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसके सामने जो कोण है वो सबसे बड़ा कोण है। 90 डिग्री, उससे बड़ा कोई कोण है नहीं। तो अगर उससे बड़ा कोई कोण नहीं है उसका, तो सबसे बड़ा कोण है, और उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमारी बड़ी भुजा हो जाएगी। और क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो हम बात कर रहे थे ट्रिपलेट नंबर की, तो ट्रिपलेट नंबर पे आ जाइए। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं वो ट्रिपलेट नंबर होते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट नंबर। देख लीजिए, आप याद रखेंगे हमेशा 3, 4 और 5। आई थिंक ये सबको याद होगा, 3, 4 और 5, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं 9 और 16 दोनों को जोड़ देता हूं तो किसके बराबर आता है? 5 का स्क्वायर 25 के बराबर आ जाता है। यानी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए, इनके मल्टीपल में चलेंगे। 3 का मल्टीपल कितना? 3 को 2 से गुणा कीजिए। 3 दूणे 6, 4 दूणे 8, 5 दूणे 10, तो ट्रिपलेट बनेगी 6, 8, 10 की भी। हम बात करते हैं 3 का 3 गुणा 9, 4 का 3 गुणा 12, 5 का 3 गुणा 15, तो ट्रिपलेट बनेगी 9, 15 की, 9, 12, 15 की। 3 का 4 गुणा लिखिए 16, 4 का 4 गुणा, 3 का 4 गुणा लिखिए, 3 का 4 गुणा लिखिए 12, 4 का 4 गुणा लिखिए 16 और 5 का 4 गुणा कितना हो जाएगा? 20। तो एक ट्रिपलेट बनेगी 12, 16, 20 की। 3 का 5 गुणा लिखिए 15, 4 का 5 गुणा लिखिए 20, 5 का 5 गुणा लिखिए 25। तो इनके जो मल्टीपल में चलेंगे ना, वो सारे के सारी ट्रिपलेट नंबर हो जाएंगे। दूसरी बात, इनके अलावा कुछ बेसिक संख्याएं और याद रख लीजिए। जैसे कौन कौन सी होती हैं? हम पढ़ते हैं 7, 24 और 25, 7, 24 और 25। ठीक है। 8, 15, 17, 9, 40, 41, 10, 24, 26 मोस्टली ये यूज होती हैं। और इसके अलावा जो यूज होंगी वो हम फिर जो हमारा रिजल्ट है पाइथागोरस का इसमें रख के देख लेंगे। बाकी जो मोस्टली जो यूज होती है ना, वो मैंने आपको बता दी है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनका यूज करते हैं तो मैंने जो आपको टॉपिक बताया ना, उनमें आपको बहुत आसान क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप 1-2 मिनट में हल करेंगे, 1-2 मिनट में सोल्व करेंगे, उसकी बजाय कुछ सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, अगर ट्रिपलेट याद है आपको। तो ये हमारी क्या हो गई? तिर्यक संख्या। इनको बोलते हैं तिर्यक संख्या, यानी ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं, जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगला जो कंसेप्ट आता है, और एक बात देखिए बच्चों, जो मेरा एक मोटो है ना, वो ये है कि जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से क्लियर करवाने का मेरा पूरा कोशिश रहेगी। एक टाइम पास टाइप की वीडियो मैं बनाना पसंद नहीं करता हूं। देखिए, आज जो सबसे ज्यादा कीमत है ना, वो समय की है। और हर आदमी की अपना एक अलग सोच होता है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे और उसमें मैं कुछ हंसी मजाक करके कुछ इस प्रकार से मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं जो भी आप लोगों तक मैं कंटेंट दूं, वो एक प्रॉपर और एक अच्छा कंटेंट दूं, जिससे आप अगर और लोगों के पास भी किसी के पास शेयर करते हो तो वो भी उस चीज को ये मानेंगे कि हाँ भाई, जो इन्होंने कंटेंट दिया है वो बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। तो टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं।
दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ चीज समझ में नहीं आती है या किसी पढ़ाए हुए में कुछ रह जाता है या प्रॉब्लम रह जाती है कुछ भी, तो मेरा फेसबुक पे पेज है सिग्मा एकेडमी के नाम से, या फिर इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, कुछ समय तक तो मैं उस कमेंट्स बॉक्स को भी देख पाऊंगा, ठीक है, उनमें आप कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे हम परफेक्ट नंबर के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में। तो परफेक्ट नंबर की अगर बात करता हूं तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जिनको बोलते हैं परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिपूर्ण संख्याएं। देखिए, इनको बोलते हैं परिपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। होते क्या है परिपूर्ण संख्याएं होती क्या है? तो परफेक्ट नंबर की अगर मैं बात करूं कि परिपूर्ण संख्याएं होती क्या है, देखिए एक बार एग्जांपल्स के माध्यम से बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कुछ संख्याएं यहां से लिखना शुरू करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये परफेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन इनसे हम परफेक्ट नंबर निकालेंगे। देखिए, एक को छोड़ दीजिए, हम है ना इनके फैक्टर लिखेंगे, इनके गुणनखंड लिखेंगे। फैक्टर आई थिंक समझते होंगे, मैंने कल भी जिक्र किया था लास्ट क्लास में, मतलब फैक्टर में, और लास्ट क्लास में मैंने ये कल भी जिक्र किया था फैक्टर का। जैसे अपन 12 के फैक्टर निकालने हैं तो इसका मतलब 12 किस किस से भाग जाता है, तो 12 किस किस से भाग जाता है, 12 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 6 से जाता है, 12 से जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं 12 के फैक्टर, मतलब 12 किस किस से भाग जाता है। तो इसी प्रकार से हम इन संख्याओं के फैक्टर लिखेंगे, लेकिन स्वयं को छोड़ के फैक्टर लिखेंगे, स्वयं को नहीं लिखेंगे, स्वयं के अलावा जो भी हम लिखेंगे। तो स्वयं के अलावा तो एक का फैक्टर तो स्वयं ही है, तो इसको मैं यहां से छोड़ देता हूं। आगे चलते हैं 2 के फैक्टर। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 से भाग जाएगा 2। 3 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, स्वयं को छोड़ के लिखना है ना। 4 का फैक्टर 4 1 से जाएगा, 2 से जाएगा। 5 किससे जाएगा, 1 से जाएगा। 6 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 3 से जाएगा। 7 किससे जाएगा, 7 की अगर हम बात करें, 7 किससे जाएगा, तो 7 हमारा जाएगा 1 से, 1 मिनट, 7 हमारा जाएगा 1 से। 8 किससे जाएगा, तो 8 जाएगा 1 से, 2 से और 4 से। 9 किससे जाएगा, 9 जाएगा 1 से, 3 से। 10 किससे जाएगा, 1 से, 2 से, 5 से। 11 किससे जाएगा, 1 से। 12 किससे जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। अब हमने फैक्टर कर लिए हैं इनके, स्वयं को छोड़कर। अब इन फैक्टर्स का हम योग करेंगे, इन फैक्टर्स का हम योग करेंगे। देखिए, इसका एक ही है, एक ही है, 2 और 1 3। क्या इस संख्या के बराबर हुआ, नहीं, ये भी नहीं है। ये देखिए, 3 2 5 और 1 6, हाँ ये संख्या के बराबर है। तो मतलब परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर का योग, स्वयं को छोड़कर जिनके फैक्टर का योग संख्या के बराबर होता है, उन्हें हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, यानी परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब इसका आगे देखेंगे, ये नहीं है। 4 और 2 6 और 1 7, ये भी नहीं है। 3 और 1 4, ये भी नहीं है। 5 और 2 7 और 1 8, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 6 4 10 3 13, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे करेंगे तो 15 और 1 16, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो परफेक्ट नंबर कौन सा है इसमें, 6। और एक बात और बता देता हूं, जो पहला परफेक्ट नंबर है, जो हमारा पहला परफेक्ट नंबर है, वही क्या होता है, हमारा 6 होता है। 6 हमारा पहला परफेक्ट नंबर होता है। क्लियर हो गया होगा सबको। परफेक्ट नंबर क्या होता है, स्वयं को छोड़कर बाकी जो फैक्टर हैं, स्वयं को छोड़कर उस संख्या के जो बाकी फैक्टर हैं, उनका योग अगर संख्या के बराबर आ जाता है, उनका योग अगर संख्या के बराबर होता है, तो वो परिपूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि परफेक्ट नंबर होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रख रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ रख रहा हूं। मैंने संख्याएं लिखी, संख्याएं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 21 28 30 और 32। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है। तो देखिए,
अगर 21 की बात करता हूं तो 21 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 21 के फैक्टर, 21 किस किस से जाएगा? 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा। तो देखिए इनके फैक्टर का योग 7 और 3 10 और 1 11 नहीं हुआ, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। 28 के फैक्टर करते हैं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 7 से जाएगा और 14 से जाएगा। अब इनके फैक्टर का योग करते हैं, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28, बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि 28 एक परिपूर्ण संख्या है, 28 एक परिपूर्ण संख्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार 30 के फैक्टर करेंगे तो ये भी एक परिपूर्ण संख्या नहीं आएगी, 32 भी एक परिपूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट नंबर होते क्या है। परफेक्ट नंबर की अगर बात करता हूं तो एक बात और याद रख लेना, तो अगर सबसे छोटा परफेक्ट नंबर पूछा जाए तो सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर होगा वो 6 होगा। उसके बाद अगला जो आएगा हमारा वो 28 आएगा, और अगला जो आएगा हमारा वो 496 आएगा, अगला जो आएगा वो हमारा 496 आएगा, और ऐसे आगे चलेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट नंबर भी सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया वो सब समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर प्रकार के मैथ के जितने कंसेप्ट हैं वो मैं सब आपके सामने धीरे धीरे लेके आता रहूंगा। ठीक है, अगर किसी कंसेप्ट में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।